हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है। क्लास 12वीं के लिए पार्टनरशिप सबसे लंबा चैप्टर है और इसकी सबसे अंतिम कड़ी आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। तो इसकी प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले इसके थ्योरी के संबंध में कुछ चर्चा कर ली जानी आवश्यक है, जिससे कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने पर आप स्वयं उसका निराकरण कर सकते हैं। हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस स्टडी में आप लोग पार्टनरशिप के बारे में क्लास 11 में बहुत विस्तार से पढ़े हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल है उसका। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझने के पहले हम लोग यहाँ जो एक और शब्द आता है पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो साझेदारों के संबंध में किसी भी, चूंकि साझेदारी व्यापार की स्थापना ही म्यूचुअल कोऑपरेशन से, अंडरस्टैंडिंग से होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा आपसी सहमति से। और यदि इन सब के बीच किसी भी तरह का संबंध में होने वाला कोई भी परिवर्तन साझेदारी का विघटन कहलाता है। जैसे एक एग्जिस्टिंग पार्टनर, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच आपस में उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर दिया गया था, या कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तभी साझेदारी व्यापार का विघटन हो जाता है। कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तभी साझेदारी व्यापार का विघटन हो जाता है। कोई किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तभी साझेदारी फर्म का विघटन होता है। लेकिन इसके बाद भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जो बचते हैं साझेदार, वो यदि व्यापार को जारी रखना चाहते हैं तो आपसी सहमति से पुनः आपसी समझौता के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा व्यापार का पुनर्गठन करने के बाद व्यापार को जारी रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति साझेदारी का विघटन कहलाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप समझे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 में इसके इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सेक्शन 39 ऑफ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 में इसका उल्लेख है। क्या है भाई? कि एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना या भंग होना साझेदारी व्यापार का विघटन कहलाता है। यदि साझेदारी व्यापार में साझेदारों के बीच आपसी संबंध का समापन हो जाता है या संबंध का विच्छेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति साझेदारी व्यापार का समापन या विघटन कहलाता है। अब ये इसके परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? साझेदारी व्यापार के भंग होने के: अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण क्या, एक साझेदार, मान लीजिए 3 साझेदार थे, 2 होगा तो ऐसे ही समापन हो जाएगा, क्योंकि नियम के अनुसार से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते चाहिए। मान लीजिए 3 साझेदार थे, एक साझेदार अवकाश ग्रहण किया, 2 चलाना चाहते हैं, तो
लेकिन नहीं जाना चाहते हैं। एक साझेदार के जाने का और जो बचे हुए दूसरे तीसरे साझेदार होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई, अब व्यापार को हम जारी नहीं रखेंगे, तो साझेदारी व्यापार का समापन हो जाएगा। अवकाश ग्रहण के द्वारा हो सकता है, फिर किसी साझेदार के मृत्यु होने की दशा में हो सकता है। मृत्यु होने की दशा में ठीक इसी तरह कोई साझेदार दिवालिया यदि हो जाता है, दिवालिया होने की स्थिति में दिवालिया का मतलब क्या हुआ? कोई 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 ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसका दायित्व उसके संपत्तियों की तुलना में बहुत अधिक हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यापारी या ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था कोर्ट में आवेदन करती है कि हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। उसके लिए कोर्ट का प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है, और तब दिवालिया हो जाता है। तो और उसके बाद मान लीजिए कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उद्देश्य पूरा होने पर, मतलब जिस काम को करने के लिए साझेदारी व्यापार की स्थापना की गई थी वही जब पूरा हो गया। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी पर एक ब्रिज बनाना है, उसके लिए हम लोगों ने एक पार्टनरशिप व्यापार की स्थापना किया, ब्रिज पूरा हो गया, तो वो पर्पस हमारा पूरा हो गया ब्रिज, गंगा जी में ब्रिज बनने का। इसके बाद व्यापार स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब इसके प्रकार सीखे हम लोग, टाइप्स या मोड। कैसे हो सकता है? आपसी समझौते के द्वारा। म्यूचुअल, सब लोग एग्री कर लें कि भाई चलो साझेदारी व्यापार का हम लोगों को समापन कर देना है। अब मान लीजिए अनिवार्य समापन, उसके बाद सूचना के द्वारा, जैसे कोई साझेदार दिवालिया हो गया और उसके बाद बोला कि भैया अब व्यापार को भंग किया जाए। उसके बाद आकस्मिक घटना के घटित होने पर, घटना के घटित होने पर, जैसे मान लीजिए हम लोग का वाइन का शॉप है किसी स्टेट में, और वहाँ सरकार शराबबंदी का नियम लागू कर देती है, तो स्वतः हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। तो आकस्मिक घटना के घटित होने पर होती है। और उसके बाद कोर्ट यदि चाहे, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी, न्यायालय के आदेश से। अब चलिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। क्योंकि जब फर्म भंग हो जाएगा तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट फर्म के क्लोज हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसका जाने, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1930, मतलब साझेदारी अधिनियम 1932 की धाराएं 48, 49, 50, 48, 49 एवं 50 ये धाराएं लागू हैं। इसके निर्देशों के अनुसार ही बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसकी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ें, लेकिन उसके पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है। आप कॉपी कलम निकालिए और जर्नल एंट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला यहाँ लिखिए, फर्म की पुस्तक में
entries in the books of firm। तो संपत्तियों एवं दायित्वों के बुक्स को क्लोज करने के लिए सारा संपत्ति का विक्रय किया जाएगा, सारे लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं। तो इन सब के लिए एक अलग एक इमेजिनरी अकाउंट, काल्पनिक खाता एक हम लोग बनाते हैं, जिसको रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ sundry assets at their book value except कैश एंड बैंक। चूंकि ये तो हमारे पास है ही लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ, तो इसको कैश को जितना भी बेचिएगा उतने में बिकेगा, बैंक का जितना पैसा रहेगा उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन संपत्ति का जो दाम बुक वैल्यू दिया, बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट के एसेट में, एसेट साइड में एसेट्स को दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, और ये हम लोग लिख देंगे रियल। चूंकि आपको एसेट अकाउंट क्लोज करना है, तो एसेट का कौन होता है, डेबिट एक्सिस। तो क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट एक्सिस करना होगा। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा, तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे, लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। उसी तरह से ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन एडवांसेस, थर्ड पार्टी पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस। तो लाइबिलिटी का कौन एक्सिस होता है, क्रेडिट एक्सिस होता है। तो उसको डेबिट यदि कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजंस एंड रिजर्व भी दिए होते हैं आपके बैलेंस शीट में, तो उन सब के लिए क्या करना होता है, तो इनको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। तो जितने भी प्रोविजंस एंड रिजर्व होते हैं सबका क्रेडिट एक्सिस होता है, तो उसको यदि डेबिट कर दिया जाए तो हमारे प्रोविजंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। यहाँ लिख दीजिएगा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजंस, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजंस, रिजर्व एंड प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चौथा ये अब एसेट को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स फॉर कैश। तो जिस वैल्यू पे मिलेगा, वहां दिखाए बुक वैल्यू पे, लेकिन यहाँ जिस वैल्यू पर हमको मिला जितना वहां लिखेंगे। तो लिख देंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसी तरह से पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तो लिख दीजिएगा रियलाइजेशन फॉर कैश, यहाँ लिख दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट नंबर 6।
अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई साझेदार ही फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, साझेदार बोला कि भैया ये एसेट जो बेच रहे हो वो हम ही को दे दो, तो ले सकता है एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, टेकन ओवर बाई पार्टनर। यहां लिख दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसी तरह से हो सकता है कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले ले, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाई पार्टनर, तो लिख दीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आइए एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। उसी तरह से आइए एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेड बाय पार्टनर, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से कोई साझेदार वाइंड अप के समय विशेष काम करता है, फर्म के संपत्तियों का मान लीजिए बिक्री की व्यवस्था करता है या दायित्व के भुगतान की व्यवस्था करता है, और करार के अनुसार वह बोलता है कि इसके लिए हमको अलग से कुछ आपको मजदूरी देनी होगी, तो यदि पार्टनर के लिए किसी रिम्यूनरेशन की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए होगा पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन के लिए होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से अब हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे मतलब बैलेंस करेंगे, तो या तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का करेक्टर कुछ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह होता है, यदि क्रेडिट साइड एक्सिस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो कोई प्रॉफिट और लॉस तो आएगा ही, जीरो भी हो सकता है, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली क्रेडिट एक्सेस होगा या डेबिट होगा, क्रेडिट एक्सेस होगा प्रॉफिट कहलाएगा, डेबिट एक्सेस होगा लॉस कहलाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस से कैपिटल कमता है इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, तो लिख दीजिएगा
इसका भी क्रेडिट एक्सेस होता है, तो क्लोज कीजिएगा तो डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। अनलक्की 30 पे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, एंट्री तो और बहुत सारे होंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उस क्रम में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब फ्री रिजर्व यदि हो कुछ ऐसा पीएल अकाउंट ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्री रिजर्व पीएल अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ये सबका क्रेडिट एक्सेस होता है, डेबिट इसको कर दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हुए कुछ जर्नल। इसको याद मत कीजिए, सोच के देखिए, सोच के इसको लिखिए, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके प्रैक्टिकल का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप सब इसको अब कॉपी पे नोट डाउन किए होइएगा। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सबको आशीर्वाद। मन लगा के पढ़िए, अब परीक्षा का समय एकदम नज़दीक है। अब कुछ ही दिन में है, अब डे में काउंट है, वीक में भी नहीं है, डे में काउंट है। संभवतः अप्रैल के फरवरी के सेकेंड वीक से सारे बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आप मन लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और चलिए आज के लिए बस इतना ही।